स्पेशल टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है मुद्रास्फीति एवं व्यापार चक्र। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन तथा उससे संबंधित अवधारणाएं। मुद्रास्फीति का तात्पर्य दैनिक या आम उपयोग की अधिकांश वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि से है, जैसे भोजन, कपड़े, आवास, मनोरंजन, परिवहन, उपभोक्ता स्टेपल इत्यादि। मुद्रास्फीति किसी देश की मुद्रा की एक इकाई की क्रय शक्ति में कमी का संकेत है। मुद्रा स्तर में वृद्धि मुद्रास्फीति की आवश्यक दशा है। अस्थायी या थोड़ी बहुत मूल्य वृद्धि को मुद्रास्फीति नहीं कहा जा सकता। कीन्स ने यह स्थापित किया कि मुद्रा की मांग तथा पूर्ति आर्थिक क्रियाओं को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं करती, लेकिन ब्याज दर तथा अर्थव्यवस्था में वास्तविक निवेश की मात्रा इसे परोक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। आइए बात करते हैं अवधारणाओं की। मुद्रा अविस्फीति यानी डिसइन्फ्लेशन। यह मुद्रास्फीति पर नियंत्रण लगाने की व्यवस्था है, जिसके तहत कीमतों को धीरे धीरे घटाकर सामान्य स्तर पर लाने का प्रयास किया जाता है। इसमें मुद्रास्फीति की दर कम होती है, किंतु सकारात्मक बनी रहती है। यह सरकार के मौद्रिक एवं राजकोषीय उपायों का एक भाग है। यह अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक नहीं है। बात करते हैं मुद्रा अपस्फीति या विस्फीति यानी डिफ्लेशन की। मुद्रा अपस्फीति मुद्रास्फीति की बिल्कुल विपरीत स्थिति है। यह मूल्य स्तर के गिरावट की विशेष अवस्था है, लेकिन मूल्य में प्रत्येक गिरावट अपस्फीति नहीं होती। यह मूल्य स्तर के गिरने की वह अवस्था है जो उस समय उत्पन्न होती है जबकि वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन मौद्रिक आय की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ता है। मुद्रास्फीति जनित मंदी यानी स्टैगफ्लेशन। जब अर्थव्यवस्था में मंदी एवं स्फीति दोनों की स्थितियां साथ साथ दिखाई दे, अर्थात बेरोजगारी एवं मुद्रास्फीति दोनों साथ साथ रहें, तो उसे स्टैगफ्लेशन कहते हैं। स्टैगफ्लेशन की स्थिति में मुद्रास्फीति की दर ऊंची, आर्थिक समृद्धि की दर नीची तथा बेरोजगारी की दर स्थिर रूप से ऊंची बनी रहती है। मुद्रा संस्फीति यानी रिफ्लेशन। यह मुद्रा अपस्फीति पर नियंत्रण लगाने की अवस्था है, जिसके तहत बहुत नीचे गिरी हुई कीमतों को धीरे धीरे बढ़ाकर सामान्य स्तर पर लाने का प्रयास किया जाता है। यह स्थिति सरकारों द्वारा जानबूझकर लाई जाती है ताकि बेरोजगारी की समस्या को कम कर वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग बढ़ाई जा सके। अब बात करते हैं फिलिप्स वक्र की। यह वक्र बेरोजगारी एवं मुद्रास्फीति के मध्य संबंध दर्शाता है। इस वक्र के अनुसार यदि बेरोजगारी की दर कम करना चाहते हैं तो इसके लिए अर्थव्यवस्था में मौद्रिक मजबूती बढ़ानी होगी, परंतु मौद्रिक मजबूती बढ़ने से अर्थव्यवस्था में तरलता बढ़ जाएगी, जिससे मुद्रास्फीति बढ़ेगी। अब बात करते हैं मुद्रास्फीति के प्रकार एवं कारण की। सबसे पहले रेंगती हुई मुद्रास्फीति यानी क्रीपिंग इन्फ्लेशन। जब मुद्रास्फीति की दर 3% या उससे कम होती है तो उसे रेंगती हुई मुद्रास्फीति कहते हैं। सामान्यतः यह स्थिति विकसित देशों में होती है। चलती हुई मुद्रास्फीति यानी वॉकिंग इन्फ्लेशन। जब मुद्रास्फीति की दर मंद मुद्रास्फीति की दर से अधिक अर्थात 3 से 10% के बीच में होती है तो उसे चलती हुई मुद्रास्फीति कहते हैं। दौड़ती हुई मुद्रास्फीति यानी रनिंग इन्फ्लेशन। जब मुद्रास्फीति की दर 10 से 20% के बीच होती है तो उसे दौड़ती हुई मुद्रास्फीति कहते हैं। इस समय में सरकार द्वारा मजबूत मौद्रिक एवं राजकोषीय नियंत्रण उपाय किए जाने की आवश्यकता होती है, अन्यथा यह अवस्था अति मुद्रास्फीति में बदल सकती है। कूदती हुई मुद्रास्फीति यानी गैलोपिंग या ओवर इन्फ्लेशन। जब उत्पादन में बिना किसी वृद्धि या नगण्य वृद्धि से कीमतें काफी तेजी से बढ़ती हैं और मुद्रास्फीति की दर 20% से अधिक हो जाती है तो उसे कूदती हुई मुद्रास्फीति कहते हैं।
अति मुद्रास्फीति यानी हाइपर इन्फ्लेशन, जब मुद्रास्फीति की दर 3 अंकों से भी अधिक हो जाए तो उसे अति मुद्रास्फीति कहते हैं। इस स्थिति में स्थिर आय वाली सभी परिसंपत्तियों जैसे वेतन, बचत, गिरवी, बीमा पॉलिसी, बॉन्ड आदि का वास्तविक मूल्य कम हो जाता है। 1920, 2000 तथा 2016-17 के दौरान क्रमशः जर्मनी, जिम्बाब्वे तथा वेनेजुएला में अति मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न हुई थी। कोर मुद्रास्फीति यानी कोर इन्फ्लेशन, इस मुद्रास्फीति के 2 भाग होते हैं, स्थायी मुद्रास्फीति तथा अस्थायी मुद्रास्फीति। जब जनसंख्या वृद्धि, औद्योगिकरण, नगरीकरण आदि स्थायी कारणों के फलस्वरूप मांग बढ़ने से मुद्रास्फीति बढ़ती है तो उसे स्थायी मुद्रास्फीति कहते हैं। इसके विपरीत जब मानसून और प्राकृतिक आपदा आने जैसे अस्थायी कारणों से उत्पादन में कमी के चलते मुद्रास्फीति बढ़ती है तो उसे अस्थायी मुद्रास्फीति कहते हैं। वहीं रिजर्व बैंक गैर खाद्य विनिर्मित वस्तुओं से संबंधित स्फीति को कोर स्फीति के रूप में लेता है। हेडलाइन मुद्रास्फीति, हेडलाइन इन्फ्लेशन, थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर समग्र मुद्रास्फीति के मासिक आधार पर जारी किए जाने वाले आंकड़ों को हेडलाइन मुद्रास्फीति कहते हैं। इसमें खाद्य पदार्थों व ईंधन सहित सभी वस्तुओं को शामिल किया जाता है तथा रिजर्व बैंक अपनी मौद्रिक एवं साख नीतियों से इसे ही लक्षित करता है। इसके अलावा आयातित मुद्रास्फीति यानी इंपोर्टेड इन्फ्लेशन, जब विदेशों से आयात किए गए कच्चे उत्पाद की कीमतों में वृद्धि के कारण मुद्रास्फीति फैलती है तो उसे आयातित मुद्रास्फीति कहते हैं। अब बात करते हैं मुद्रास्फीति की गणना की। भारत में थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर मुद्रास्फीति की गणना वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार कार्यालय एवं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ग्रामीण, शहरी व संयुक्त की गणना केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा की जाती है। अब बात करते हैं मुद्रास्फीति के कारकों की। भारत में मुद्रास्फीति के प्रमुख 3 कारक हैं। मांग आधारित कारक यानी डिमांड बेस्ड फैक्टर, जनसंख्या में वृद्धि के कारण भोजन तथा अन्य पदार्थों की मांग एवं आपूर्ति में बढ़ता अंतर तथा रोजगार एवं आय में वृद्धि के कारण मांग में वृद्धि होने से कीमतों में वृद्धि होती है। इसके साथ ही शहरीकरण का बढ़ता स्तर भी मांग आधारित मुद्रास्फीति का प्रमुख कारक है। पूर्ति आधारित कारक यानी सप्लाई बेस्ड फैक्टर, बाढ़, सूखा जैसे प्राकृतिक कारणों से पैदा हुई अनियमित खाद्य आपूर्ति, औद्योगिक उत्पादन में कमी, आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी तथा आयातों पर नियंत्रण से पूर्ति आधारित मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है। और अंतिम है लागत आधारित कारक यानी कॉस्ट बेस्ड फैक्टर। प्रशासनिक मूल्य नीति, खाद्य नीति से ये मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है। उत्पादन के कारकों भूमि, पूंजी, श्रम, कच्चा माल आदि की लागत में वृद्धि लागत आधारित कारक है। अब बात करते हैं मुद्रास्फीति पर नियंत्रण के उपाय तथा व्यापार चक्र की। आपूर्ति पक्षीय उपाय, इसके तहत तात्कालिक उपाय के रूप में जमाखोरी एवं कालाबाजारी को रोकने का प्रयास किया जाता है। बहुत जरूरी होने पर वस्तुओं का आयात भी किया जाता है, जैसे सरकार द्वारा खाद्य तेल एवं दालों का आयात किया जाता है। दीर्घकालिक उपाय के रूप में घरेलू उत्पादन को बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। इसके अतिरिक्त मांग पक्षीय उपाय, इसके तहत अर्थव्यवस्था से तरलता खींचकर यानी मनी सप्लाई कम करके मांग को कम किया जाता है, जिससे बढ़ी हुई कीमतों को नियंत्रित किया जा सके। बाजार में मुद्रा की पूर्ति जितनी कम होगी, लोगों की क्रय शक्ति भी उतनी ही कम होगी। इससे वस्तु और सेवाओं की मांग भी कम होगी, फलस्वरूप इनकी कीमतें भी कम हो जाएंगी। अब बात करते हैं व्यापार चक्र यानी ट्रेड साइकिल की। मंदी और उछाल के बीच आर्थिक गतिविधियों के स्तर में उतार चढ़ाव को व्यापार चक्र कहते हैं। व्यापार चक्र को 2 अवस्थाओं में बांटा जाता है। ऊपरी चरण या समृद्धि की अवस्था, जिसमें सुधार व उछाल शामिल है। निम्न चरण, जिसमें सुस्ती और मंदी की अवस्था शामिल होती है। व्यापार चक्र की निम्नलिखित अवस्थाएं होती है।
तेजी समृद्धि यानी पीक और प्रोस्पेरिटी, सुस्ती या स्लो डाउन यानी लेथार्जी स्लो डाउन, अवसाद या मंदी यानी डिप्रेशन या रिसेशन, गर्थ यानी ट्रॉथ, सुधार यानी रिकवरी, उछाल यानी बूम।